नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में स्वागत है। मैं संजय गोदारा आपको गणित के कुछ टॉपिक करवाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गोदारा आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आपको मैं मैथमेटिक्स के टीच करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आता है कि संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले बात आती है तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3, मतलब इस तरह चलते जाएंगे, इसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। फिर आती है इसके बाद पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर। इनमें इतना ही डिफरेंस है कि इसके अंदर स्टार्टिंग में 0 आ जाएगी, 0 1 2 3, और ये आपकी पूर्ण संख्या। इसके बाद आगे आती है अपनी सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, जो किससे डिवाइड होते हैं, ओनली 2 से। जो 2 से भाग होते हैं उनको बोलते हैं सम संख्या। इसके बाद आगे आती है विषम संख्या, ओड नंबर, जो 2 से भाग नहीं होते। तो ये अपनी मेन सिंपल सी संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इससे आगे आती है प्रीमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन्हीं में से निकले हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, इन्हीं में से रेशनल नंबर होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, P/Q। और Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जिस तरह हमने लिख दिया 0 खुद। अब पूछ लिया जाए एग्जाम में, अभी 0 बताओ रेशनल नंबर है या इरेशनल। तो 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि ऑटोमेटिक अपने आप इसके बारे में क्या है, 1 है। 1 है तो क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। 2 है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। 3 है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके बारे में 1 तो ऑटोमेटिक होता ही है। इसके बाद आगे आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। आगे आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, मतलब √ जिनका कंप्लीट आप नहीं निकाल सकते, वो सभी की सभी क्या है, आपकी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को मिला के जो भी बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या बोलते हैं। रेशनल और इरेशनल का जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अगर यही संख्याएं √ के अंदर आ जाए और उसके आगे साइन आ जाए माइनस का, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। क्योंकि √ में माइनस आएगा तो वो कौन सी कहलाएगी, इमेजिनरी। √ -2 आ गया जैसे मान लो, या √ -1 आ गया, तो ये होती है आपकी इमेजिनरी। अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे इसको, काल्पनिक। बोले इनकी कल्पना ही कर सकते हैं हम, रियल में ये संख्या होती नहीं है। वैसे इसको आयोटा कहा जाता है। √ -1 है, इसको क्या कहा जाता है, आयोटा। तो ये अपनी कुछ संख्याएं थी। इसके बाद बात आती है कि अब इनकी वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। जैसे मैंने बड़ी सारी संख्या लिख दी, 7 8 9 5 4 3 2 1। तो अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, कौन सा मान? अंकित मान। और प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर 9 का फेस वैल्यू क्या है, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही है। अगर इसकी क्या पूछ ली जाए आपसे? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस देखिए, प्लेस का मतलब स्थान, कौन से स्थान पर है? हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं। स्थान बताना है आपको 9 का। तो देखिए 9 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो इसके बाद इतनी 0 आ जाएगी। तो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है। कोई भी एक डिजिट देके आपसे पूछेगा कि इसके अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। जैसे 9 का लगा के चलो अपने, भाई 9 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो अंतर कैसे बताओगे? आपको मैंने बताया कि स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर ये है वो उसका स्थानीय मान है, और जो उसकी खुद की वैल्यू है वो कौन सी है? फेस वैल्यू, अंकित मान। तो डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, तो आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे? 9 माइनस करते क्या आएगा? 1। यहाँ भी क्या आएगा? 9 9 9 9, और यहाँ क्या हो गया? 8। तो ये इनका अंतर आ गया। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि अपने पास कुछ संख्याएं और है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो वो क्या होती है? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो खुद के अलावा और नंबरों से भी डिवाइड हो जाती है। कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर। जिस तरह अपनी सबसे पहली अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो 0 से शुरू हो जाती है। वैसे 0 हर किसी से डिवाइड हो जाती है। फिर आ गया अपने पास, और इसके खुद के अलावा 2 या 3 संख्या और से भी डिवाइड होगी। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, 10 है। तो इस तरह ये चलती जाएगी। जो संख्याएं अपने अलावा और किसी से भी डिवाइड हो जाए, जिसके फैक्टर और भी बन जाए, वो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप डिवाइड होगी बस खुद से। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जिस तरह सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो क्या है? 2। फिर है 3, 5, 7, फिर आगे आएगी 11, 13, 17, 19। तो इस तरह 1 से लेकर 100 तक अगर आपसे अभाज्य संख्या की बात की जाए तो अभाज्य संख्या कितनी है? 25 है। अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 100 तक है 25 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 0, और 0 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। एक और कहा था हमने असहभाज्य। सहभाज्य, सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके अंदर जब आप HCF निकालोगे तो ओनली 1 आएगा, एक HCF आएगा। जिस तरह 3, 5, 5, 7, 7, 9, ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं हम इसे। तो इसके बाद आगे बात करेंगे हम, एक संख्या ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या। पूर्ण तो आपने बता दी थी, पूर्ण संख्या तो होती है 0 से शुरू होती है, इनको पूर्ण संख्या बोलते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है? संपूर्ण, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या वो होती है कि जब आप उस संख्या के फैक्टर करोगे तो जोड़ उतना ही आएगा जितनी वो संख्या है। जिस तरह अपने पास है 6 के आप फैक्टर करोगे तो क्या क्या बनेंगे? 1 2 3 और 6। लेकिन खुद को नहीं लेना होता, उतना ही जोड़ आना चाहिए जितनी वो संख्या है खुद। तो इनको जब आप ऐड करो तो कितना आएगा? कितना आया? 6। तो 6 क्या है? आपकी संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। और इसके अलावा एक एग्जांपल और है 24। जब आप इसके भी फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे? 1 2 3 4 6 8 और
12। अब अगर इसका आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो देखो 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा कि ये संपूर्ण संख्या है या नहीं। अगर उसके फैक्टर करने के बाद उस खुद को छोड़ के और अगर उसके फैक्टर में अगर आपके पास क्या आता है, उसका जोड़ जब आप करते हो तो कितना आना चाहिए, तो जो संख्या है वही आना चाहिए, लेकिन इसका नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। 28 लेके देखो आप, 28 लोगे तो क्या आएगा, 1 2 4 7 और क्या आएगा 14। और तो किसी से इसके फैक्टर नहीं बनते, यही बनते हैं। जब आप इसको प्लस करोगे दोबारा, तो अगर आपका जोड़ 28 तो आ रहा है तो ये क्या है, आपकी संपूर्ण संख्या है। अगर 28 जोड़ नहीं आ रहा है तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। अब जोड़ करके देखिए, 14 और 7 21, 21 और 6 27 और 1 28, तो इसका जोड़ कितना आया, यही आया जो संख्या थी। तो ये संख्या कौन सी है, संपूर्ण संख्या। एक होती है डोल्ड्रम संख्या। डोल्ड्रम संख्या क्या होती है कि जिसको किसी तरह उल्टा सीधा लिखिए वही आएगी। जैसे 676 लिख दिया मैंने, इधर से शुरू करो तो भी यही है, इधर से शुरू करो तो भी यही है, तो ये आपकी डोल्ड्रम संख्या है। इसी तरह नाम पे भी देखते हैं, तो आप जैसे माड़ूराम नाम लिखते हैं। अब ये देखो कि इधर से भी शुरू करोगे, इधर से शुरू करो तो भी ये माड़ूराम बन रहा है, इधर से करो तो भी माड़ूराम। हिंदी में जैसे आप लिखते हैं कणक, तो दोनों तरफ से वही नाम बनता है। तो ये इस तरह के नंबर और संख्याएं डोल्ड्रम कहलाती है, तो घूम फिर के वही है। तो ये आपकी कुछ संख्याएं थी। अब हम इनका जोड़ करना सीखेंगे, संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। तो अभी आपको मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक अवास्तविक क्या होती है ये बताया था। अब हम जोड़ करना सीखेंगे प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग करना हो कितनी का, तो कभी भी आप संख्याओं का योग करोगे तो आपके पास संख्या ही होगी, तो उसको आप रिप्रेजेंट n से करते ही हैं। तो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो उसका जब आप योग करोगे, जोड़ करोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। अगर यही प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, विषम, तब आप क्या करोगे, तब आपका फॉर्मूला होगा ओनली n स्क्वायर। अगर प्रथम n सम संख्याओं का पूछ लिया जाए, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब हमें करना पड़ेगा n इंटू n प्लस 1। अगर प्रथम n संख्या, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तब आपका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, तब फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2 और होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग। तो ये कुछ डायरेक्ट इनके फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम इनका योग निकाल सकते हैं। ये आया कहाँ से, ये समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहीं से ये फॉर्मूले निकले हुए हैं भाई। एपी बोलते थे जो 10वीं क्लास में होता था, वहीं से ये डायरेक्ट फॉर्मूला आए हुए हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, तो अपने पास फॉर्मूले हैं ये। अब उदाहरण के लिए लीजिए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, क्या आएगा,
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। तो अब देखिए n की जगह क्या है आपके पास 10 है, तो 10 n + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 10 और 1 11 बटे में 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। तो ये तो आपको पता ही है कि जब आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं तभी आपसे कोई पूछ लेता था भी 1 से लेकर 10 तक का जोड़ बताओ भाई क्या आएगा, तो जोड़ कितना आता है 55। तो यहीं से एक नया फॉर्मूला और जनरेट हुआ भाई किसी भी पहाड़े का जोड़ पूछ लिया जाए, किसी भी पहाड़े का, मतलब 2 के पहाड़े का जोड़ बताओ, क्योंकि आप 10 तक ही पहाड़ा पढ़ते हैं लगभग। जब हम पहाड़ा सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरह करके 10 दूनी 20, और आगे कहाँ से शुरू हो जाते हैं 3 का शुरू हो जाते हैं, इसी तरह 3 का फिनिश होते ही 4 का 10 तक ही पढ़ते हैं। तो किसी भी पहाड़े का योग करना हो तो आप उसको 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अब जैसे 2 के पहाड़े का जोड़ पूछ लिया भाई, 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़ोगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा उसका योग कितना आ गया 110। इसी तरह 3 का पूछ लिया तो क्या आ जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 55 से गुणा करना है, तो कितना आएगा 165। तो इस तरह इसका योग चलता जाएगा। अब पहले फॉर्मूले का तो हो गया काम, दूसरे में हमने कहा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो हमारा गया हो। अब हमें किसका करना है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो विषम आपको मैंने बताया था विषम संख्या क्या होती है। अब जैसे आपको कह दिया प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो अब सारी की सारी तो विषम नहीं है ना। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। तो विषम कौन कौन सी होगी, ये होगी, मतलब एक एक छोड़ के आती है विषम। देखिए कितनी हो गई है 5 और 5 10। अब इनका अगर जोड़ करोगे सीधा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कितनी संख्या 10 ही आपके पास 10 है। तो लेकिन प्रथम 20 तो बहुत ज़्यादा आगे जाके होगी। तो इस तरह आप इनको लिखने की बजाय आप क्या करेंगे सीधा फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे। तो फॉर्मूला अपने पास क्या था n स्क्वायर। तो n कितना है अपने पास, n अपने पास कितना है 20। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया 400। सम का पूछेगा तो क्या करेंगे, सम में वही बात है कि सम क्या होती है जो 2 से डिवाइड होती है। सब के जोड़ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था n × n + 1/2, यही बताया था। लेकिन जब 2 से डिवाइड होने वाली बात आएगी तो इसका मतलब सम के अंदर ये 2 नहीं आएगा। फॉर्मूला वही है पहले वाला ही, वहीं से ही फॉर्मूले बने हैं सारे एक से ही। तब कितनी, मान लो यहाँ सम संख्या कितनी बोल दी जाए 20, तो आपको क्या करना है n की जगह क्या रखना है, आपको 20 ही रखना है। तो कितना आ जाएगा 420। वर्गों का योग, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4, मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब मैंने 10 का ही बोल दिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर इस तरह करोगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब n कितना आया 10, 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 10 को 2 से पहले तो गुणा करोगे आप, फिर जोड़ोगे तो 21 बटा में कितना आ गया 6। अब 2 के बड़े पर ये 5 और ये 3 और ये 3 पर 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है।
55 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आपका जोड़ आएगा। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा आपका 385 आएगा। इसी तरह हम आगे करेंगे घनों का योग। तो घन क्या होता है? क्यूब। मतलब उस संख्या को कितनी बार? 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आपका घन बनता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 का घन क्या होगा, 1 का घन 1 ही होगा, चाहे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 का 1 ही आता है। 2 का घन कितना आएगा? 8। 3 का घन कितना आएगा? 27। 4 का घन कितना आएगा? 64। तो मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके, अब मान लो यही दोबारा 10 का हम यहाँ करते हैं, 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो n की जगह आप क्या लिखोगे? 10 गुणा में 10 और 1 कितना हो गया? 11, और बटा में क्या आएगा? 2, और ऊपर सारे का स्क्वायर। तो फॉर्मूले में क्या था? होल स्क्वायर था। तो क्या आएगा? 2 पंजे 10 और 11 पंजे कितना हो गया? 55। 55 का स्क्वायर। सबसे आसान स्क्वायर यही होता है कि जिसके पीछे 5 आ जाए, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। तो उसका क्या रूल होता है कि जैसे 55 है तो ये तो 25 आना ही आना है, क्योंकि इकाई का अंक इसका कितना है? 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहाँ जो भी डिजिट होगा उससे अगला लेके और मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के बाद क्या आएगा? 6। 6 पंजे 30। तो पहली 10 संख्याओं के घनों का योग आएगा, वो कितना आएगा? 3025 आएगा। तो ये इनके योग का कुछ फॉर्मूले थे जो हमने किए। एक बार हम इन सब को रिपीट कर देते हैं जो हमने आज पढ़ा है। सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा कि सबसे स्टार्टिंग संख्या से ही होती है। तो सबसे पहली संख्या क्या है अपनी? प्राकृत संख्या। मतलब जब तक 0 का ज्ञान नहीं था तब तक उन संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते थे, और ये स्टार्ट होती थी 1 से। और जब 0 का ज्ञान हुआ तो इसी संख्या का नाम बदल के क्या हो गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। और ये कहाँ से शुरू होगी? 0 से। फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये सभी अपनी संख्याएं थी। इन दोनों संख्याओं का जो गठजोड़ होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कुल मिला के योग है उसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। और अगर इन्हीं परिमेय और अपरिमेय में अगर अंडर रूट वाली कोई माइनस में संख्या आ जाती है तो उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसको बस आयोटा एक काल्पनिक नंबर मान के चलते हैं। फिर हमने फॉर्मूले किए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका फॉर्मूला था n × n + 1/2। अगर n विषम प्राकृत संख्याओं का था तो फॉर्मूला क्या था? n²। n सम संख्याओं का था तो फॉर्मूला था n × n + 1। और वर्गों का योग, वर्गों के योग का फॉर्मूला था n × n + 1 × 2n + 1 में 6। और घनों का योग करना था तो इसका फॉर्मूला था n × n + 1/2 और पूरे का स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले और कुछ संख्याएं थी जो हमने आज पढ़ी। तो आज हमने जितना पढ़ा ये आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आगे जो भी कंसेप्ट है अपना वो कल स्टडी करेंगे। थैंक यू। जय भारत।